हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी बेटा, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां से ई नोट्स या ई बुक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसका एक तरफा टॉपिक जिसका सबको इंतजार था, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम ऐसे इक्वेशंस की बात करने वाले हैं जो इक्वेशन जो है ना वो इस चैप्टर की जान है। हर तरह के क्वेश्चन में, हर तरह के डेरिवेशन में इन इक्वेशन का जिक्र आना लाजमी है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ऐसे मोशन की स्टडी करने वाले हैं जहां पे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, उल्टा यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको लेकर के आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो कौन सी हैं वो तीन इक्वेशंस, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है जरा उस पर गौर फरमाएं। देयर आर टू मेथड्स फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, जो भी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन सब लोग जानते हैं कि वो तीन इक्वेशन क्या है, सब लोग जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और बताओ भाई लोग थर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो थर्ड इक्वेशन होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, अब इन इक्वेशन में से ना हर एक चीज का मतलब क्या है? दरअसल यहाँ पे 5 तरह के टर्म्स आ रहे हैं। कौन कौन से? u आ रहा है, v आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है और s आ रहा है। ठीक है, इन पांचों का मतलब क्या है वो सब बताने वाला हूं, और ये जो तीन इक्वेशंस हैं उनको डिराइव भी करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैलकुलस वाले मेथड से कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, जब मैं कैलकुलस का नाम लूंगा ना, इसका मतलब यहां पे आपको दो तरह की चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। पहला आपको फोकस करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको फोकस करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ना, दिस comes under the umbrella of calculus itself. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? There are two methods for derivation of equation. There are two methods for derivation of equation of kinematics. ठीक है, अब क्या है? We can use differentiation and integration which means calculus. ठीक है, पहला मेथड क्या है कि हम कैलकुलस का मेथड जो है, कैलकुलस की जो अप्रोच है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्या है? We can use graphical method also. कक्षा 9वीं क्लास 9th में ग्राफिकल मेथड पे बहुत जोर दिया गया था। अब क्लास 9th के बच्चे के लिए जितना पढ़ाया जा सकता है ग्राफिकल मेथड में उतना पढ़ा दिया गया था। स्लोप पर एक मतलब स्लोप का बस इंट्रोडक्शन भर दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं गए थे क्लास 9th में। लेकिन अब आपको ना प्लेलिस्ट के अंदर इसी के जस्ट बाद का जो वीडियो है ना, उसमें काइनेमेटिक इक्वेशंस का ही डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर डेडिकेटेड है जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अभी पूरा फोकस, पूरी जान जो है ना वो कैलकुलस के ऊपर लगाना है। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी आर कंसर्न्ड विद द डेरिवेशन विद द मेथड ऑफ कैलकुलस फॉर द डेरिवेशंस। ठीक है, हम कैलकुलस मेथड को यूज करने वाले हैं फॉर डेरिवेशन। तो जो कुछ लिखा हुआ है मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद कैलकुलस के जो बेसिक फंडे हमें जो अटैच्ड है विद फिजिक्स, जो कि यूज करना पड़ेगा इस लेक्चर को समझ में, मैं एक बार उससे आपको रूबरू करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बेसिक कैलकुलस के फंडे दिखाते हैं। ये हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, तो यहाँ पे तो कैलकुलस अपने को यूज करना है ना। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन बहुत ही शानदार तरह से। देखो बेटा, सब लोग को पता है अगर वेलोसिटी निकालनी है, सब लोग जानते हैं अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही बात है, सही बात है कि नहीं है? वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस और इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में समय लग गया है डेल्टा टी के बराबर, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ना ये अपने पास क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि मैं बोल दूं कि यार मैंने लिमिट लगा दी है जहां पे डेल्टा टी टेंड टू 0 हो गया,
मतलब समय इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि इंस्टेंटेनियस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी आती है इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि अगर ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पे लिमिट लगा दी गई है जहां पे समय बहुत छोटा हो जा रहा है, तो ये ds बाई डी टी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या चीज सीख ली कि ओके ओके ओके, अगर वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब यहीं से ना आपको मैं लेके चलता हूं एक अलग चीज के ऊपर, एक नए फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इज अ टर्म दैट बेसिकली डील्स विथ चेंज इन वेलोसिटी ऑब्वियसली, ठीक है। और वो चेंज इन वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करने में या बनाने में कुछ समय तो लगेगा ना। चेंज इन वेलोसिटी तो आ गया। अच्छा एक और चीज बेटा, एक्सेलरेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर है प्लेलिस्ट में, चेक करना हो तो चेक कर लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी या किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें कुछ समय तो लग गया होगा। तो स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम टेकन, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना बहुत ही बेहतरीन तरह से। देखो भैया, अगर एवरेज चेंज इन वेलोसिटी है तो दिस विल बी डेल्टा वी, और इस एवरेज चेंज इन वेलोसिटी को लाने में समय लग गया होगा एक एवरेज चेंज ऑफ टाइम डेल्टा टी के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहां पे ना लिमिट्स लगा दूं, अगर मैं यहां पे लिमिट्स लगा दूं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की, इसका मतलब समय अंतराल मैंने बहुत 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 छोटा कर दिया है, तो उस समय ना ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन द टाइम, डीवी अपॉन डी टी। और जरा एक छोटी सी बात पे और गौर फरमाइएगा बेटा आप, instantaneous change in velocity with respect to change in time is going to give you instantaneous acceleration। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। तो therefore आप इस बात को ना सम अप ऐसे कर सकते हैं, आप इस बात को सम अप ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है ना तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो। बताओ भाई, ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला फंडा दिमाग में सुपर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोला मैंने। अब यहां इन दोनों को देखते हुए चलना, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दोगे ना टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिल जाएगा वेलोसिटी, और अगर वही वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी आपके दिमाग में सुपर क्लियर हो गई होगी। ये कैलकुलस का बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना अपने को क्या पता होना चाहिए। अब ये लिमिट जब लग जाते हैं ना तो इसको लेकर के ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। लिमिट क्या बता रहा है, अगर समय डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया, इसका मतलब मैं बहुत ही छोटे समय की बात कर रहा हूं, तो वहां पे सब कुछ इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर सब कुछ हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद थोड़ा सा आपको और बताऊंगा इसके बारे में, उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे लेकर के आता हूं, ठीक है। इतना पूरा फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी बताओ। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा ओके, ये वाला फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे पूरा, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बात की थी फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो होता है रिवर्स प्रोसेस। जी हाँ, ठीक है। क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस। बेटा मैं एक ही लेक्चर के अंदर ना सारी चीजें आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यार ये चीजें तोड़ तोड़ के पढ़ाई गई हैं भाई, एक ही लेक्चर है, मान लिया लेक्चर 1 घंटे का भी, तो उसके अंदर ना सारी चीजें सुप्रीम तरह से क्लियर कर दी गई होंगी। अगर मैं कहीं पे डेरिवेशन में डिफरेंशिएशन का या फिर इंटीग्रेशन का अगर स्टेप भी यूज करता हूं ना तो मैं उस स्टेप को भी क्लैरिफाई कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि अब जैसे मान लीजिए अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं तो दे आर बेसिकली वेरी फेमिलियर विद डिफरेंशिएशन, लेकिन जो अपने बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो इतने फेमिलियर नहीं है डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है। वो फेमिलियर है अलग चीजों के साथ, लेकिन डिफरेंशिएशन में उनका उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड जब नहीं होता है ना तो फिर अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे बच्चों को वो एक साथ ना लेते हुए चले। आया समझ के नहीं आया। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में चेक करना,
बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड टू फिजिक्स, इस नाम से इस नाम के आसपास ही कुछ नाम से एक लेक्चर आके रखा होगा, जहां पर हमने कैलकुलस का पूरी बातचीत कर लिया आपसे। और वो बातचीत दरअसल इस तरह से की गई थी कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही सीख रहे हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला फंडा अपन लोग देख चुके थे। अब जरा गौर करना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, differentiation or integration are reverse process। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये जो है ना बेटा, ये है अपने पास रिवर्स प्रोसेस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जरा दूसरा अप्रोच इसका सुनते हुए चलना। अब जरा इसकी दूसरी अप्रोच सुनते हुए चलो। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके समय के साथ साथ तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वेलोसिटी मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का पक्का। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो सुपर्ब चीजें आपके सामने यहां पे भी क्लियर कर दी गई हैं। इन्हीं को तो यूज करना है भाई, कैलकुलस से डिराइव करने में इन्हीं को तो अपने को यूज करना है, ठीक है। तो अब एक मैं चेन बनाऊंगा, जरा उस पर ध्यान देना अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है। अब इसका उल्टा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी है और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा कि आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि आप इसका, इस पूरी कहानी का ना जो यहाँ बना के रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक। तो एक सेगमेंट अपने पास ये वाला हो चुका है और एक सेगमेंट अपने पास में ये वाला हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ये सब बेसिक फंड है इसके, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अब इसके डेरिवेशन के ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो 3 2 1 रेडी गो डन। ओके। अब सर मैंने कहा था कि कुछ टर्म्स हैं जिनसे आपको वाकिफ करवाना पड़ेगा। बेसिकली 5 टर्म्स हैं, यू है, वी है, ए है, एस है और टी है, ठीक है। तो इन पांचों का मतलब क्या होता है वो जरा आपके सामने ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम हो गया और एस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा इस पर फोकस करते हुए चलिएगा। एक सिंपल सा कहानी सुनो। देखो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि भैया जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा मतलब t इक्वल टू 0 पे, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया मतलब t इक्वल टू 0 पे, तो उस समय बॉडी के पास क्या वेलोसिटी थी उसे कहा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लो तुम घर से निकले हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ठीक है, तुम घर से निकले, तुम्हारी स्पीड क्या थी? जब गाड़ी तुमने उठाई उस समय गाड़ी की स्पीड क्या थी? 0, ठीक है। अब उसके बाद तुम निकले, एक चौराहे पे तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट कर रहा है, ठीक है। अब वो राह तक रहा है कि भाई कब आएगा यार, कब आएगा। अब वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। अब उतने में तुम उसको दिखाई दिए एकदम सन्नाटे हुए तुम आ रहे हो, ठीक है। तुम्हारी स्पीड क्या है? मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम आ रहे हो। तो भाई तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारे दोस्त ने अभी देखा है। जब तुम घर से निकले थे तब उसने तुमको नहीं देखा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी गाड़ी को अभी देखा है। तो अभी देखने पे उसे जो स्पीड तुम्हारी लग रही है दैट विल बी कॉल्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? तुम्हारे प्यारे दोस्त के रिस्पेक्ट में। आया समझ? तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का इतना फंडा समझ में आ गया। अब जरा ध्यान देना, इसमें एक बहुत ही प्यारी चीजों को बता रहा हूं। अगर हमने कभी किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, अगर हमने किसी बॉडी को मान ले ड्रॉप कर दिया है, तो अगर आप कभी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो ना, तो आप उस बॉडी को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करते हो। ये मान ले ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये मान ले ग्राउंड लेवल है,
ये मान ले ग्राउंड लेवल है और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग थी, अब मैंने अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करा, ये बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली फिर तो बनाना ही पड़ेगा ना इसको, ठीक है। ये बिल्डिंग है मान ले, समझ गए। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ से मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया। जब मैं किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब मैं ग्रेविटी के हवाले छोड़ रहा हूँ बॉडी को। मैंने बोला हे ग्रेविटी इसे कैच करो, तो इसको मैंने क्या है ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया। अब मैंने ग्रेविटी के हवाले इसको छोड़ा है तो इनिशियली कोई वेलोसिटी इसको अपन ने प्रोवाइड नहीं करी। अब ये बताना क्यों जरूरी हो गया बेटा, बिकॉज ड्रॉपिंग वाला केस ना सवाल बहुत सारे आएंगे, क्या बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी इज ड्रॉप्ड। अब तुम ढूंढते रहो कि भैया यू क्या है, यू तो गिवन ही नहीं है, समझना पड़ेगा। अगर बॉडी को ड्रॉप करा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी देकर के नहीं रखी है, ठीक है। अब एक बात तो मुझे बताओ, जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है ना वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? सोच के बताओ कॉमेंट सेक्शन में जाकर के टाइम को मार्क कर देना और सोच के मुझे बताओ बेटा कि जब बॉडी को ना नीचे ड्रॉप कर दिया गया है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है समय के साथ साथ या डिक्रीज हो रही है? सही जवाब इसका ये होगा कि जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सही बात। जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हो रही है इंक्रीज, और अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो एक बार एक फंडा ये वाला क्लियर हो चुका है, वो भी किसके बराबर होगा? फ्री फॉल है भाई। अगर ये फ्री फॉल है अगर ये फ्री फॉल, ठीक है, तो फ्री फॉल में क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू प्लस जी के बराबर हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहां तक का फंडा सुपर क्लियर, दिमाग में चला गया, पक्का, ठीक है। तो ये वाला केस ड्रॉपिंग बॉडी वाला केस है, ठीक है। अब जरा एक और चीज देखना कि अगर मैं किसी बॉडी को ना ऊपर की तरफ फेंक देता हूं, मान ले एक बॉडी थी ये, इसको मैंने फेंक दिया ऊपर की तरफ। जब मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं हो सकती, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करी होगी, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मान लेता हूं कि ये मैक्स हाइट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं कि दिस इज द मैक्स हाइट। अगर मैक्स हाइट है, अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर बॉडी पहुंच चुकी है मैक्सिमम हाइट पर तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी ना इसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अगर बॉडी पहुंच चुकी है मैक्सिमम हाइट पर तो यहां पर उसके पास जो वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और भाई मैक्सिमम हाइट पर क्या होती है वेलोसिटी? भाई कुछ नहीं होती यार, मत तो करो। अगर फाइनल हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर अगर बॉडी के पास 0.1 मीटर पर सेकेंड की भी वेलोसिटी होती तो बॉडी क्या यहां पे रुकती? नहीं रुकती, बॉडी इसको ओवरशूट करके आगे निकल चुकी होती, ठीक है। लेकिन बॉडी अगर यहां पे रुक रही है, पल भर के लिए भी रुक रही है, फिर तो वो नीचे ही टपक जाएगी। लेकिन अभी तो बॉडी वहां पे रुकी है ना, मतलब बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी है? 0 के बराबर। अब जरा गौर करते हुए चलना, ध्यान देते हुए चलना, जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, जैसे बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यार। बॉडी की वेलोसिटी जो है ना डिक्रीज हो रही है। भाई कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको ऊपर फेंकने पर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है? कौन सी ऐसी बॉडी है भैया? अगर आपने कुछ रॉकेट नहीं है, मतलब प्रपल्शन सिस्टम नहीं है उसके पास, ठीक है, बस एक नॉर्मल सी बॉडी है, उसके पास कोई इंजन विंजन नहीं है, ठीक है, आपने बस उसको फेंका ऊपर की तरफ, तो अब मुझे बताओ कि अब ये बॉडी का जो वेलोसिटी है क्या वो किसी भी कारण से बढ़ेगा? नहीं, वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कोई उसके अंदर प्रपल्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो बेसिकली क्या हो जाएगा? माइनस जी के बराबर, ठीक है, मतलब माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। और एक बात बेटा ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 10, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ना आसानी हो जाती है अगर आप इसको 10 मान के चल दें तो, ठीक है। तो और कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं जहां पे 9.8 लेके चलेंगे तो ही काम होगा, वो तो तुम बेफिक्र रहो बेटा, ऐसे मैं करवाऊंगा तुमको भर भर के न्यूमेरिकल्स, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल में सुपर क्लियर हो चुका होगा। क्या होता है ड्रॉप वाले केस में, क्या होता है हाइट वाले केस में? बेसिकली यू, वी और ए से आपका जो है ना वास्ता बिठाना था कि यू क्या होता है, वी क्या होता है। समझ गए इस पूरी बात को? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले बेटा। ये वाला फंडा सुपर क्लियर हो चुका है क्या? 3 2 1 रेडी गो एंड डन।
क्या बात है, फिर बहुत शानदार। तो इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले चुके थे। अब आपको लेकर के आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये रहे वो इंपॉर्टेंट टर्म्स। यू का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। जब कहानी स्टार्ट हुई थी तब बॉडी के पास, तब गाड़ी के पास जो भी वेलोसिटी थी उसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब है तो वेलोसिटी है तो यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वी क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी। वी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी। भाई जब तुम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ना एंडिंग पे चेक करो कि मैं ना इस बॉडी को चेक करूंगा 5 सेकंड के बाद, ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद गाड़ी के पास जो वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी। है तो वेलोसिटी ही मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कितने समय के लिए देखा गया, सेकेंड्स में हो जाएगा। और इस एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आता है मीटर्स में। ये इसकी यूनिट भी लिख दी गई है साक्षात। ये टर्म्स अपने को यूज करने होंगे 3 इक्वेशंस को डिराइव करने के दौरान। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अब आ गए हैं फाइनली, सारा खत्म हो गया प्री रिक्विजिट, और अब आ गए हैं सीधे 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 इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले अपने पास लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। कौन सा होता है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो पूरा फोकस अब इसके डेरिवेशन के ऊपर है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे डिराइव होगा, ठीक है। और ये लेक्चर में ना हम ग्राफिकल मेथड्स पे नहीं जाने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन को करने में, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला होने वाला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चले करें इसका डेरिवेशन शुरू। भाई देख स्टार्ट कैसे करना है इसको, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझना कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वो होता है dv बाई डी टी। एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा, वो होता है dv बाई डी टी। तो अपन लिख देते हैं कि एज वी ऑलरेडी नो दैट, एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, एज वी ऑलरेडी नो दैट, एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है बेटा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू a के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर जब आप यहां से dv निकालोगे ना तो dv क्या हो जाएगा पता है, a इंटू डी टी के बराबर। इतनी सिंपल सी बात है, कुछ बड़ा काम अभी नहीं करा हुआ है, ठीक है। बड़ा काम तो अब करेंगे स्टार्ट। तो यहां जब पहुंच जाओगे ना तो एक काम करना, इसके बाद लिख देना कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बिकॉज हम जो इक्वेशंस निकाल रहे हैं ना बेटा उसमें कोई भी डिफरेंशियल टर्म के तौर पे कुछ दिखाई आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। ना ही dv है ना ही du है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियसली फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको बोथ साइड्स। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना बोथ साइड्स तो कहानी कैसे आपके सामने आ जाएगी, जरा गौर फरमाएं। dv का बचेगा पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो dv तो यहाँ पे है ही, इसका हो जाएगा पूरा इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा a टाइम्स dt का। अब जरा गौर फरमाते हुए चलिएगा, कहानी में दरअसल यहाँ पे प्यारा मोड़ क्या है ना, ये सारे इक्वेशन जो है ना दीज आर बेसिकली डिराइव्ड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि अच्छा एक और चीज एक और बड़ी प्यारी चीज बेटा मिस ना करें, इसमें लिमिट्स लगा दें। क्या लगा दें, लिमिट्स लगा दें। जब देखो dt यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टाइम इज द वेरिएबल। तो लिमिट्स किसकी लगने वाली है, राइट हैंड साइड में टाइम की लगने वाली है। जब टाइम 0 होगा तो यहां पे लिमिट किस लगने वाली है, यहां पे dv लिखा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज द वेरिएबल। तो अगर यहां पे लोअर लिमिट लगनी है तो वेलोसिटी की लगनी है, ठीक है। तो भैया एक बात सुनो, जब समय 0 था, मतलब जब कहानी स्टार्ट ही हुई है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जब t अमाउंट ऑफ टाइम बीत चुका है तब t अमाउंट ऑफ टाइम बीतने के बाद जो गाड़ी के पास वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट करेंगे v से। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाएं, ध्यान दें dv का अच्छा एक काम करो ना, पहले तो एक काम करो, dv को लिखो, u और v को रहने दो, a बाहर आएगा, क्यों, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t तक, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहां पे अपन ने ऐसा क्यों करा, ऐसा अपन ने इसलिए करा क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बिकॉज द मोशन इज
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आया समझ कि नहीं आया बेटा? ये जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तभी तो ए जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर ए कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा वो इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो देयरफॉर कहानी अब आगे कैसे प्रोसीड होने वाली है, तो देयरफॉर यहाँ पे डीवी का इंटीग्रेशन जो है ना वो वी के बराबर है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ए तो आ चुका है बाहर, अब जो dt था उसका इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा t के बराबर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की यहाँ पे देर बची है। ए निकाल लिया, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। क्या बोला मैंने? v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप सिंपल तौर से ये कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू u को यहाँ फेंक दीजिएगा और 80 यहाँ पे बचपन से मौजूद थे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80, और हेंस ये आपका जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स है बेसिकली, वो डिराइव हो गया है विद द हेल्प ऑफ जस्ट कैलकुलस। सिर्फ कैलकुलस ही दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये था अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। स्टार्टिंग कैसे करी अपन ने? स्टार्टिंग अपन ने यहां से करी है। सिंस वी ऑलरेडी नो कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, तब जाकर के हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेकर के आते हैं इसके दूसरे इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे लाएंगे, ठीक है। यहां तक का फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका है बेटा। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा, ये वाला अपना केस हो चुका है डन। अब फर्स्ट इक्वेशन इज ऑल डन। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और अब इसको पहचानने से मना मत करना, तुम जानते हो कि s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भैया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा इसके दूसरे वाले इक्वेशन के डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करिएगा, यहां पे निकालना है अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल टू क्या है बेटा? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये अब इस बार करना है डिराइव, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहां पर भी एज वी ऑलरेडी नो, एक कैलकुलस का स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है, वो हम जानते हैं पहले से। कौन सी इक्वेशन? एज वी ऑलरेडी नो, रुको तो बता रहे हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट यहां पे ds बाई डी टी जो होता है किसके बराबर होगा बेटा? ds बाई डी टी किसके बराबर है? सोचते हुए चलना। डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन करोगे वो आ जाएगा किसके बराबर? वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। किसके बराबर? वेलोसिटी के बराबर। तो जब ds बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गया, तो देयरफॉर ds क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा v टाइम्स dt के बराबर। मेरे ख्याल से यहां तक अभी फंडा सुपर क्लियर होगा, ठीक है। तो नाउ अब जरा एक छोटी सी बात पे आप और गौर फरमाएंगे। ds इज इक्वल टू, भाई मेरे v क्या होता है? v क्या होता है? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। और फर्स्ट इक्वेशन के अंतर्गत यहां पे जरा ध्यान दें बेटा, फर्स्ट इक्वेशन जो कि हम डिराइव भी कर चुके हैं, तो हम जानते हैं अब तो इस बात से कोई नहीं बच सकता कि हाँ भैया v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। तो जहां दिख जाए v वहां पे क्या भर दो? u प्लस ए टी। यहां दिख गया v तो यहां क्या भर देंगे? u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v की जगह पे आ जाएगा u प्लस ए टी, बगल में आ जाएगा dt, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो एक काम करो ना, इसको ये खोल दो इसका ब्रैकेट, ठीक है। जैसे आप खोलेंगे ना इसका ब्रैकेट तो क्या बचेगा पता है? u इंटू डी टी, ये बचेगा u इंटू डी टी, प्लस क्या बचेगा? ए टी इंटू डी टी, ठीक है बेटा। ए टी इंटू डी टी में बिल्कुल भी मत सोचना कि डी टी का स्क्वायर कर दोगे, बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये ए टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। अब आ गया है मौका इसको इंटीग्रेट करने का, अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, भाई साहब जैसे लिख रहा हूं ना एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही लिख करके आइएगा, फिर आप देखिए भाई फिर क्या जलवा होगा आपका। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब जरा गौर करेंगे इसमें। तो ds का इंटीग्रेशन चल रहा है। एक काम करो, u टाइम्स dt का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये dt क्या शो कर रहा है कि टाइम इज द वेरिएबल, ठीक है। अभी एक काम करो, इत्मीनान से कर रहा हूं उसको, u टाइम्स dt कर दिया
उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे 80 इंटू डी टी था, तो ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 80 इंटू क्या हो जाएगा बेटा डी टी का इंटीग्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे, ध्यान देते हुए चलेंगे। देखो भाई साहब ds क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेरिएबल, तो डिस्प्लेसमेंट या तो कुछ नहीं होगा या तो s के बराबर होगा, पक्का पक्का। अब यहां पर dt क्या शो कर रहा है कि टाइम इज द वेरिएबल, तो फिर टाइम की लिमिट्स लग जाएंगी, या तो समय कुछ नहीं होगा या तो t के बराबर होगा। अगले वाले में भी dt आ रहा है, इसका मतलब टाइम या तो 0 के बराबर होगा या तो t के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है, सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको बिल्कुल मत टच करो, अभी ds को रहने दो, 0 से लेकर के s तक रहने दो, ठीक है। यहां पे ना u का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। यार अगर मैंने किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी दे करके फेंक दिया, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ले फॉर एग्जांपल है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया हूं, तो क्या मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे की तरफ मेरी गिवन इनिशियल वेलोसिटी को चेंज कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक बार दे दी गई तो वो हो गई है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब तुम मुझे बोलोगे सर मैंने किसी बॉडी को फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन आगे चलते हुए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो जरा इसका आंसर सुनना, मैं समझ गया तुम्हारी बात, ठीक है, कि तुमने अगर किसी बॉडी को फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब जो आगे बढ़ते बढ़ते जो गाड़ी की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी लगातार जो कम हो रही है ना बेटा, तो उसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। आया समझ? इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है और फाइनल वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है और यहां चलने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस, अब एक और चीज भाई, वी आर डीलिंग फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। अच्छा t dt होगा, अकेला dt नहीं था, t टाइम्स dt होगा, ठीक है। तो a बाहर क्यों आ गया? बिकॉज द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। टाइम की लिमिट क्या है? 0 से t के बराबर। टाइम की लिमिट क्या है? 0 से t के बराबर, ठीक है। ds, अच्छा ऐसा अपन ने क्यों करा? बिकॉज a ऐसे बाहर क्यों आ गया? a इसलिए बाहर आ गया बिकॉज द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। बिकॉज मोशन is uniformly accelerated motion, because the motion is uniformly accelerated motion। चलो भैया यहां तक कोई तकलीफ वाली बात अपन को तो नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देख क्या होने वाला है, चलो इसी से करेंगे अपन। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है s इज इक्वल टू u। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t। उसके बाद a रहेगा बाहर, और उसके बाद t का जो इंटीग्रेशन है, अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। जब t की पावर 1 का आप करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या होता है? देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम जनरल फॉर्मूला भूल गए ना, तो मैं तुम्हारे उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? t की पावर में जो भी था उसमें +1 कर देने का, नीचे जो भी था, नीचे मतलब वही सेम चीज, जो पावर थी ना वो नीचे रिपीट मारो। अगर मान ले t की पावर 8 होता, तो ये क्या हो जाता है? t की पावर 8 + 1 9/9। अभी तुम्हारे गिवन सवाल में t इंटू डी टी लिखा हुआ है, तो t की पावर 0 थोड़ी ना है, t की पावर 1 है, नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो 1 + 1 करेंगे 2, नीचे भी क्या आ जाएगा 2। इसका सीधा मतलब क्या है कि t dt का इंटीग्रेशन जो है ना बेटा, वो है t²/2। इट्स एज सिंपल एज दैट। निपटाते हैं बेटा इसको। अब जरा आपको यहाँ पे लेकर के आते हैं, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा बेहतरीन तरह से, ठीक है। चलो तो अपने पास t का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा t²/2, तो 2 को मैंने रखा बाहर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब तो कुछ नहीं बचा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, s - 0 इज इक्वल टू u, ये क्या हो जाएगा t - 0, प्लस ये क्या हो जाएगा a/2, और ये क्या हो जाएगा t² - 0 का स्क्वायर। भाई निपटा दो, अब तो खत्म ही हो गया। s इक्वल टू, निपट गया, अब तो निपट गया। s इक्वल टू u इंटू टी क्या होता है ut, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, और क्या हो जाएगा at²। कहानी खत्म, बस बस बस। s इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस हाफ at²,
बस कहानी खत्म हो गई, इतनी सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का पक्का पक्का। तो सेकंड इक्वेशन इज ऑल डन फॉर यू, पूरा कैलकुलस के मेथड से। और ऑब्वियसली आपको फिर यहाँ पे ना सेपरेशन तो देना ही पड़ेगा भाई, सेपरेशन तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम नोट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये दिया अपन ने इसको सेपरेशन। जल्दी आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी करेगा प्लीज। 3 2 1 रेडी गो डन। चलिए फिर शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के पीछे ही रहते हैं कि यार जल्दी सर जल्दी हटें आप स्क्रीन से, फिर हम स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम शाम को, कल, नहीं तो परसों, कभी भी जब समय मिलेगा तब लिख लेंगे। भाई सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी अगर आप लिखने को टाल रहे हो ना, तो ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। अब तक तुम्हें भी समझ में आ गई होगी कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉपी किताब लेके बैठा करो, उधर के उधर ये नोट कर लो, काम खत्म। बस फिर सिर्फ एक काम बचेगा, इसको रिवाइज करने का, वो आसान रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार राइटिंग में डिराइव कर दिया आपका s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का दूसरे वाले का डेरिवेशन डन हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे और अंतिम इक्वेशन के ऊपर, विच इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जरा ना एक बात पे ध्यान देना, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, मतलब काम करनी है। अब ये लॉजिक कैसे काम करेगा सुनो, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम आ रहा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम इसमें भी आ रहा है। लेकिन जो तीसरी इक्वेशन होती है ना 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसकी खास बात क्या है बेटा कि इस इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं आता है। इसकी खास बात क्या है बेटा कि इस इक्वेशन के अंदर टाइम जो है वो नहीं आ रहा है। तो अगर कभी सवाल आपके सामने ऐसा पेश हो चुका है जहां पे टाइम गिवन भी नहीं है, टाइम गिवन भी नहीं है, टाइम पूछा भी नहीं है, सवाल में अगर टाइम गिवन भी नहीं है, टाइम पूछा भी नहीं है, इसका मतलब टाइम काम का नहीं है, इसका मतलब टाइम काम का नहीं है। तो फिर आप इस वाली इक्वेशन को मत यूज करना। क्यों? इस वाली इक्वेशन को यूज करने के दौरान टाइम आएगा ना भाई। अगर सवाल में टाइम गिवन नहीं है, सवाल में टाइम पूछा नहीं है, इसका मतलब टाइम काम का नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन मत यूज करना, सेकंड इक्वेशन मत यूज करना, तब जाकर के आप यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तब जाकर के आप यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमको उस तरह के सवालों में ना महारत हासिल करवा देगा, आराम से आंसर निकलवा देगा जहां पे टाइम का जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है। आ गया ये समझ में? चलो ठीक है, अब आते हैं इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। चलो शुरू करें, आ जाइए। थर्ड इक्वेशन है ना, 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस बोले तो u का स्क्वायर, ठीक है। 2as इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर। अब करेंगे इसका डेरिवेशन स्टार्ट, ठीक है। तो वही वाला फंडा है कि एज वी ऑलरेडी नो, हमें एक बात पहले से पता है, अब तुम्हें नहीं पता कि सर कौन सी बात, मैं बता रहा हूं ना बेटा, सुनो। एज वी ऑलरेडी नो, तुमको याद है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के टाइम पे मैंने कहानी की शुरुआत करी थी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से, ठीक है। मतलब ये बता करके कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब वही वाला फंडा यहाँ पर भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि a इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तुमने बोला हाँ सर बात तो सही है, पर अब क्या करें, इसके साथ हम क्या करें। a इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, लेकिन इसके साथ हम क्या करें। तो बेटा आप सुनते हुए चलना, क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, किसके साथ बेटा, ds के साथ, ठीक है। अब इसका अप्रोच है, इस अप्रोच पे जरा आपको ना ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, फिर कहानी आसान लगेगी तुमको। तो अपन एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है राइट हैंड साइड में। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन राइट हैंड साइड, किस चीज से बेटा, ds से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड में, किससे बेटा, ds से। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या डिवीजन होगा, अब जरा वो गौर करते हुए चलना। तो नाउ जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, a इज इक्वल टू, लोग क्या सोचते हैं कि ये dv बाई dt था, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं ds से और डिवाइड भी कर दिए हैं ds से, तो अब क्या करेंगे, काट तो नहीं देंगे। अरे भाई अगर काट नहीं होता तो क्यों करते मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे कुछ और बड़ा प्यारा सा काम होने वाला है, ठीक है। देखो भाई काम क्या होने वाला है, यहाँ पे आ जाओ, पूरा फोकस यहाँ पे। नाउ ये जो a लिखा है ना,
भाई ये डीवी था, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो डीएस है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे डीएस है उसको सरका लो तुम हल्का सा पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये डीवी के नीचे क्या आ जाएगा, डीएस आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने सरका लिया पीछे की तरफ। उसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है, डीएस लिखा हुआ है, तो डीएस को बिल्कुल मत छेड़ना, इस वाले डीएस को बिल्कुल मत छेड़ना। और एक काम करना बेटा, यहाँ पे क्या करा था, डीएस को जब यहां सरका लिया ना, तो डीटी को सरका करके वहां राइट में हल्का सा फेंक दो, कुछ इस तरह। तो यहां पे सबसे प्यारा काम क्या होने वाला है, सब लोग को पता है कि ds बाई डी टी क्या होता है। भाई जिसको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर इसका कोट कर दे कि ds बाई डी टी क्या होता है। अब जरा गौर करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो चुका है, सुनो, dv बाई ds। उसके बाद यहां से ना ds बाई डी टी क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो, ds को यहां फेंको तो a टाइम्स ds, भाई गायब हो गया, dt गायब हो गया। क्या गायब हो गया सर, dt जो था वो गायब हो गया, और उसे गायब होना भी था बिकॉज थर्ड इक्वेशन के अंदर कहीं से कहीं तक टाइम का जिक्र नहीं होता, तो फिर dt गायब हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा भाई, dv इंटू वी, वो लिखना अजीब होता है, तुम बोल दो बाद में dv का स्क्वायर, भाई ये v अलग है, dv अलग है, ठीक है। इसको लिखते हैं v इंटू dv, ठीक है। क्या लिखते हैं बेटा इसको, v इंटू डी। और अब आ गया है मौका इसको इंटीग्रेट करने का, ठीक है। v इंटू डी तक कहानी पहुंच गई थी ना, अब एक काम करो, कर दो इसको इंटीग्रेट, वो भी बोथ साइड्स ऑब्वियसली। तो इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड्स वी हैव, जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना बोथ साइड्स, तो आपके पास कहानी क्या बनने वाली है, a डॉट ds का इंटीग्रेशन, सुनते हुए चलना, शानदार तरह से, जानदार तरह से, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन तो होगा a डॉट ds का, और हम जानते हैं कि a जो है ना वो बाहर आने वाला है, क्यों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स dv, हमें यहाँ तक कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब एक काम करेंगे बेटा, अब लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। क्या अप्लाई करना है बेटा, लिमिट्स अप्लाई करना है। अब जरा गौर करते हुए चलना इस वाले कलर से। ds का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल ऑपरेटर इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट या तो 0 होगा या तो s के बराबर होगा, ठीक है। वहां पे dv है, dv का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इज द वेरिएबल, ठीक है। तो जब यहां पे इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u, और जब फाइनल की बात करेंगे, अपर लिमिट की बात करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, v। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करो, सिंस द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं कि सिंस द मोशन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सिंस द मोशन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सिंस इस मोशन के पास ना एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, a आ जाएगा फिर ऐसे बाहर, ठीक है। और a बाहर आएगा, सिर्फ अंदर चलेगा ds, तो a आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन होगा ds का इज इक्वल टू, यहाँ पे पता है क्या होगा, सिर्फ v और टाइम्स dv, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज, लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं एक काम करूँ क्या, सेपरेशन डाल दूँ यहाँ पे, ताकि तुम लोग को नोट करना आसान रहे ना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी यहीं से ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इतना फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका है क्या, पक्का। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो ये वाला फंडा एकदम क्लियर है, चले बेटा। अब जरा गौर करना है, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो तो हो जाएगा s के बराबर, तो लिख दें अपन इसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिख दें। a तो रह गया था बाहर, और ds का जो इंटीग्रेशन था वो आ गया था s के बराबर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। उसके बाद यहाँ पे जो v टाइम्स dv था, आप देख पा रहे थे इस चीज को, यहाँ पे था v टाइम्स dv, तो यहाँ पे v का इंटीग्रेशन करना है। ठीक इसके पिछले वाले इक्वेशन के अंदर वहां पे आया था इंटीग्रेशन ऑफ t टाइम्स dt, जो हो गया t स्क्वायर बाई 2, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स dv है तो वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये v स्क्वायर ओवर 2, निपटाएं इसको। अब देखो v स्क्वायर ओवर 2, भाई लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल, और अपर लिमिट क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो अब क्या होगा भाई साहब, अब ये तो पूरा हो चुका है, अब मौका आ चुका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला खेल करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले करेंगे अपर लिमिट तो v स्क्वायर बाई 2, माइनस करेंगे लोअर लिमिट तो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2।
ए इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 2, तो 2 यहां पे चले जाएगा, तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई साहब। ये तीसरी इक्वेशन जो थी काइनेमैटिक्स की वो भी आपके लिए बाकायदा प्रूफ कर ली। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलने वाला है। यहां लो भाई साहब, पहले तो यहां का स्क्रीनशॉट लो बहुत ही शानदार तरह से। यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरे स्टेप लिख दिया बेटा, स्टेप वाइज सब कुछ लिख दिया स्टेटमेंट के साथ साथ, ठीक है, सब कुछ लिख दिया स्टेटमेंट के साथ साथ। और ये है अपना फाइनल स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये अपने पास तीसरी इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन, डन। चलो तो 3 2 1 रेडी गो डन। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो काइनेमैटिक इक्वेशन थे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो डिराइव कर दिए गए थे। और ये लेक्चर था ऐसा डेडिकेटेड जहां पे इक्वेशंस को हमने डिराइव करा है ओनली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। इसके जो जस्ट बाद का लेक्चर है प्लेलिस्ट में वो आपको मिलने वाला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ही इक्वेशंस डिराइव भी करेंगे, लेकिन नॉट बाय कैलकुलस बट बाय ग्राफिकल मेथड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको हर एक चीज सुपर क्लियर हो चुकी होगी। अगर वीडियो को देख करके आपको लगा ना कि यार कैलकुलस भी समझ में आ गया और डेरिवेशन भी पूरा समझ में आ गया, पसंद आएगा आपको वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जाकर के चेक कर सके कि प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या क्या चीजें और भी ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।